नमस्कार मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वार में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोगों ने अगर उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। उसमें भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और इस वीडियो में भी हम वैसे ही 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? मतलब एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वैसे ही यहाँ पर हमने क्वेश्चनों को शामिल किया है जिसमें हमारे 15 जो क्वेश्चन होंगे वो मेन सिलेबस के होंगे और 15 जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। कुछ जीके के क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किए गए, मतलब कुल मिला के ये कहना चाहिए कि जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह, ऑप्शन नंबर बी दहेज, ऑप्शन नंबर सी बाल श्रम, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बाल विवाह भी, दहेज भी और बाल श्रम भी, ये तीनों के तीनों क्या है, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण। मतलब कुल मिला के हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए सॉरी, ऑप्शन नंबर ए कौवा, ऑप्शन नंबर बी कोयल, ऑप्शन नंबर सी गौरैया, ऑप्शन नंबर डी बुलबुल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि कोयल। ठीक है, जो कोयल पक्षी होता है वो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, जो कोयल के अंडे होते हैं तो वो क्या करता है, कोयल जो होती है वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में अंडों को क्या करती है, ले जाकर रख देती है। ठीक है, और मादा कौवा जो होता है उसे अपने अंडे समझकर उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करती। कौन? कोयल। ओके, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, तंबाकू की आदत किससे होती है? ठीक है, तंबाकू की आदत किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए कोकीन, ऑप्शन नंबर बी कैफीन, ऑप्शन नंबर सी निकोटीन, ऑप्शन नंबर डी हिस्टामिन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर हमने ये प्रश्न को पहले भी सॉल्व किया है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी निकोटीन। निकोटीन के कारण क्या होता है, तंबाकू की आदत लग जाती है। मतलब जो व्यक्ति तंबाकू खाता है तो वो निरंतर तरीके से वो तंबाकू को खाते ही रहता है। अगर उसे तंबाकू नहीं मिलती है, इससे क्या होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, और वो तंबाकू मतलब तंबाकू की एक आदत लग जाती है। ठीक है, तो ये निकोटीन के कारण ही वो तंबाकू की आदत लग जाती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से तंबाकू निकोटीन के कारण होता है, निकोटीन के कारण उसकी आदत लगती है, वैसे ही कैफीन के कारण किसकी आदत लगती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये भी याद रख लीजिएगा, कॉफ़ी जो हम कंटिन्यू अगर पी रहे हैं तो उसमें होता है कैफीन, और कैफीन के कारण हमें कॉफ़ी की हैबिट हो जाती है। ठीक है, और निकोटीन के कारण हमें तंबाकू की आदत हो जाती है। ठीक है, जो तंबाकू होती है उसकी आदत हमें निकोटीन के कारण हो जाती है। ओके, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए पोलियो का उपचार, ऑप्शन नंबर बी पोलियो से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उनको रोकना, ऑप्शन नंबर सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, मतलब पोलियो को पूरी तरीके से खत्म करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना क्या हो जाएगा, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी सन 1995 से सन 1996 में हुई थी। ठीक है, 1995 से 1996 में। और अगर हम बात करें तो 24 फरवरी, ठीक है, क्या 24 फरवरी सन 2012 को, ठीक है, सन 2012 को भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था। पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था भारत को 24 फरवरी 2012 को। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अमिताभ बच्चन जी जो है वो पोलियो के बहुत मतलब एड वगैरह अमिताभ बच्चन जी करते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ही है हमारे पल्स पोलियो कार्यक्रम के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अलग
समूह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी रैबिज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 के आंसर की, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। और रिकेट्स जो है ये भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, रतौंधी भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रैबिज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? विटामिन की कमी से होने वाला रोग, होने वाले रोग है। परंतु रैबिज जो है ना, ये कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा, यानी ये सबसे अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है, ठीक है। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी पेयजल, ऑप्शन नंबर डी भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सिंचाई होगा, क्योंकि सिंचाई में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख क्या है, उपयोग क्या है हमारा? सिंचाई है, ठीक है। सिंचाई के बाद ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? निम्न में से कौन उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये है ग्लोबल वार्मिंग। आप बिल्कुल भी हिंदी देखकर डरिएगा मत, तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगर आप जैसे डिटेल पढ़ते हो तो हिंदी अगर पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो आप इंग्लिश भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा है, लेकिन अगर हमें उसका हिंदी नहीं पता है, ठीक है। मतलब जैसे विश्व उष्मायन है, विश्व में उष्मायन का हमको इंग्लिश नहीं पता है, तो कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अधिकतर हिंदी वाली चीज़ों को ध्यान देते हैं, इंग्लिश वाले को पढ़ते ही नहीं, ठीक है। और हाँ, एक बात यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे हिंदी में नहीं बन रहा है तो प्लीज़ आप उसे एक बार तो एटलीस्ट इंग्लिश में भी देखिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है हमारे एग्ज़ाम में। तो आप प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखिए इंग्लिश में, क्योंकि कई वर्ड हमको इंग्लिश में पता होते हैं पर हम हिंदी में नहीं समझते हैं, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बीच में बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि भाई एक भी प्रश्न आप लोगों के छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात उन्होंने पूछी गई है, तो उसका मुख्य कारण क्या है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण। तो अगर हम जल प्रदूषण की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा विश्व उष्मायन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा वायु प्रदूषण, ठीक है। क्योंकि प्रदूषित वायु में बहुत सारी गैसेस होती है, बहुत सारी गैसेस होने के कारण जो सूर्य की किरणें आती है, ठीक है, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती है तो वो पृथ्वी तक आ तो जाती है, लेकिन वायु प्रदूषित होने के कारण वो पृथ्वी से रिटर्न लौट कर नहीं जाती है। और अब वो पृथ्वी से रिटर्न लौट कर नहीं जाती है तो यहाँ का जो ताप होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ जाने के कारण क्या होगा फ्रेंड्स? विश्व उष्मायन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करके आंसर बनाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सही आंसर बनेगा और हम मतलब सही ऑप्शन पर ही टिक करेंगे। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, उष्मीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? उष्मीय वर्षा का कारण अम्लीय वर्षा है फ्रेंड्स। ये क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? ऑप्शन नंबर इज SO2 तथा NO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और धूल और O3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो मेन जो मुख्य कारण है इसका वो है हमारा SO2 तथा NO2, ठीक है। SO2 तथा NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो SO2 और NO2 के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं? H2O से क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। H2O से क्रिया करके वो क्या बना लेते हैं? H2SO4 बना लेते हैं और HNO3 बना लेते हैं, ठीक है। H2SO4 बना लेते हैं और HNO3 बना लेते हैं, ठीक है। तो HNO3 बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है। और अम्लीय होने के कारण क्या करेंगे? ये पानी में घुल जाए, जैसे पानी में रहेंगे, ये वर्षा में रहेंगे, वर्षा के पानी में रहेंगे, और जब वर्षा होगी तो ये हमारे वर्षा के पानी के साथ में आएंगे, ठीक है, और ये अम्लीय वर्षा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
तो थोड़ा सा डिस्कशन भी हो गया। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, निम्न में रबी की फसलें हैं। निम्न में रबी की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर ए धान चना, ऑप्शन नंबर बी गेहूं मक्का, ऑप्शन नंबर सी मक्का और धान, ऑप्शन नंबर डी चना और गेहूं। तो फ्रेंड्स रबी की और खरीफ की मतलब फसलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, रबी खरीफ, ठीक है। और एक और प्रकार होता है जायद फसल। तो जायद फसल तो मतलब किसी भी मौसम में यानी कि पर्टिकुलर वो चलती ही रहती है, ठीक है। तो वो हम रबी और खरीफ की अगर बात करें तो रबी की फसल वो होती है जो हम कब बोते हैं, हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में हम क्या करते हैं, इस फसल को बोते हैं और मार्च अप्रैल में हम क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो अगर हम अभी समय की बात करते हैं तो अभी रबी की फसल लगी हुई है, ठीक है। अभी करंट समय की बात करें अगर हम, तो अभी रबी की फसल लगी हुई है जिसमें हमारा चना और गेहूं लगा हुआ है खेत में। तो ये हमारी रबी की फसल। और यहाँ पर अगर छोटी सी अगर और डिस्कशन कर ही लेते हैं तो धान हमारी खरीफ की फसल है, मक्का हमारी खरीफ की फसल है, मक्का भी हमारी क्या है, मक्का और धान हमारी खरीफ की फसल है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, किस मृदा में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोमट, ऑप्शन नंबर बी बलुई, ऑप्शन नंबर सी चिकनी, ऑप्शन नंबर डी बारीक बालू, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें क्या होती है, और जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि चिकनी मिट्टी के कणों का जो आकार होता है ना बहुत छोटा होता है, मतलब 0.02 म्यू यानी बहुत छोटा होता है, सामान्य आंखों से इसे देखा भी नहीं जा सकता, इसके कण इतने छोटे होते हैं, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी के कण छोटे होने के कारण क्या करते हैं, छोटे छोटे कण होने के कारण एक ग्रुप में बंधे हुए रहते हैं और जल धारण क्षमता इनकी बहुत अधिक होती है, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं, ठीक है। किसी जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, ऑप्शन नंबर बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, ऑप्शन नंबर सी जंतुओं एवं मछलियों को, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, जो फ्लोरा और फना होते हैं वो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा जो होता है वो वनस्पति को सूचित करता है यानी कि पेड़ पौधों को सूचित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। और फना जो होता है वो जंतुओं को सूचित करता है, ठीक है, जंतुओं को सूचित करता है, ओके। तो फ्लोरा और फना पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृतक भक्षी, ऑप्शन नंबर बी मांस भक्षी, ऑप्शन नंबर सी शाक भक्षी, ऑप्शन नंबर डी रसायन भक्षी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही मतलब इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मृतक भक्षी। क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ को खाते हैं, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मृतक भक्षी डीकम्पोजर कहते हैं, ठीक है, डीकम्पोजर कहते हैं। और मांस भक्षी हमारा मतलब शाक भक्षी, मांस भक्षी और रसायन भक्षी ये अपशिष्ट पदार्थ को नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त की जाती है। कुनैन, कुनैन लिखा हुआ है, कुनाइन भी मतलब कुनाइन भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो कुनैन नामक दवा कौन से वृक्ष से पाई जाती है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मनी प्लांट, ऑप्शन नंबर बी सिंकोना प्लांट, ऑप्शन नंबर सी यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर डी अकोनाइट प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा सिंकोना प्लांट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंकोना प्लांट से हम क्या प्राप्त करते हैं, कुनैन नामक दवा प्राप्त करते हैं और इसका जो उपचार है वो मलेरिया रोग के उपचार में, मलेरिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होने वाली दवाई जो होती है कुनैन, ठीक है। तो मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग होता है और ये वर्ष पर्यंत हरा भरा रहता है। ये जो पौधा रहता है वो वर्ष पर्यंत हरा भरा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप याद रखिएगा। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14,
फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर बी वट पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी नवरात्रि, ऑप्शन नंबर डी होली। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा होली। ठीक है, क्योंकि फाल्गुन महीने में जो पूर्णिमा होती है तो उसको हम क्या मनाते हैं? होली के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, होली के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन हम मनाते हैं होली। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन हम क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? अगले दिन हम मनाते हैं होली। अब होली का जो पर्व होता है वो किसी ऐतिहासिक कारण के कारण होता है, यानी कि ऐतिहासिक कुछ ना कुछ हुआ होता है, उसके कारण हम मनाते हैं। तो कहा जाता है कि जो राजा हिरण्यकश्यप थे, ठीक है, राजा हिरण्यकश्यप थे, तो वो उनकी बहन जो थी होलिका, ठीक है, तो उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन। तो उनके मतलब उनके साथ साथ वो एक पूजनीय माना गया है उन्हें। ठीक है, तो ये होली का पर्व उसी दिन मनाते हैं हम, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को। ठीक है, तो बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण, ऑप्शन नंबर सी पानी का वितरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा कि वर्षा जल का संग्रहण क्या है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। मतलब हम वर्षा का जो जल आ रहा है उसका उचित तरीके से हम उसका जमाव कर सके, उसका भंडारण कर सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ठीक है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन से, ऑप्शन नंबर बी भूकंप से, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय दुर्घटना से, ऑप्शन नंबर डी अम्लीय वर्षा से। तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है ना फ्रेंड्स, वो है हमारी नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, और ये जो दुर्घटना हुई थी वो हुई थी हमारी 26 अप्रैल को। ठीक है, 26 अप्रैल सन 1886 में ये दुर्घटना हुई थी, और यूक्रेन के चेरनोबिल पावर प्लांट में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी ये? यूक्रेन के चेरनोबिल, थोड़ा सा आप राइटिंग यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, चेरनोबिल पावर प्लांट में। ठीक है, यूक्रेन के चेरनोबिल पावर प्लांट में ये दुर्घटना हुई थी, और कब हुई थी? 26 अप्रैल सन 1986 को। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17, जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था? मतलब सुनीता विलियम्स कौन से स्पेस शटल से गई थी वो हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चैलेंजर, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी डिस्कवरी, ऑप्शन नंबर डी वायेजर 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी एक मतलब ऐसा अंतरिक्ष यान है जिससे सुनीता विलियम्स गई थी। ठीक है, पृथ्वी से परे यानी कि अंतरिक्ष में गई थी। ओके, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, दीपावली का पर्व किस अमावस्या को मनाया जाता है? दीपावली का पर्व किस अमावस्या को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रावण मास की अमावस्या को, ऑप्शन नंबर बी पौष माह की अमावस्या को, ऑप्शन नंबर सी कुंवार माह की अमावस्या को, ऑप्शन नंबर डी कार्तिक माह की अमावस्या को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा आंसर होगा कार्तिक माह की अमावस्या को हम दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल हिंदी में यहाँ पर दिए हुए, हिंदी में माह के नाम दिए हुए, श्रावण, पौष, कुंवार, कार्तिक। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि कार्तिक माह की अमावस्या को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं उस दिन दीपावली मनाते हैं। ओके, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? ठीक है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस। ठीक है, तो पीवी सिंधु जो है ना फ्रेंड्स वो है हमारे बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप कहाँ है? ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ पर है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी सांची, ऑप्शन नंबर डी पचमढ़ी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सांची। ठीक है, सांची मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ये भोपाल से कुछ ही दूरी पर है, परंतु यहाँ भोपाल भी दिया हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पर सांची मतलब सांची अलग से दिया हुआ। अगर सांची नहीं रहता तो हम भोपाल टिक कर सकते थे, यानी भोपाल के आसपास है। तो सांची में स्थित है अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप। ओके, और यहाँ पर जो विशेष बात ये है, इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं, मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष यहाँ पर बहुत सारे रखे गए हैं और गुफाएं भी यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21। ठीक, इसे थोड़ा सा हमें यहाँ इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये है ब्रेल लिपि के बारे में दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ब्रेल लिपि के बारे में दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, सही है ये कथन। ऑप्शन नंबर बी, यह लिपि 8 बिंदु पर आधारित होती है, बिल्कुल नहीं, यह 6 बिंदु पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बिंदु की प्रक्रिया किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, इसे उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला जो आंसर है वो किस में है, कथन में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम इससे डिस्कस ना करते हुए ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड देन थर्ड स्टेटमेंट इज राइट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर कि ब्रेल लिपि, इसे प्लीज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखते हैं। ठीक है, और ये 6 बिंदु पर आधारित होती है, 8 पर नहीं होती, 6 यहाँ पर आप याद रखिएगा। ठीक है, और की जो पंक्तियाँ होती है नुकीले औजार से बनाई जाती है और इसे उभरे हुए बिंदु पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, ये भी कुछ ऐसा ही है, बड़ा सा। ओके, तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन लग रहा है देखने से। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। सॉरी, ठीक है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न लिखना। ऑप्शन नंबर बी, रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पत्र का संपादन करना। ऑप्शन नंबर 4, ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें दिमाग ये लगाना है कि अगर हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो उसे किस क्रम में हमको जमाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले अगर हम दिमाग मतलब हम अगर सोचे तो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रूपरेखा या डिज़ाइन तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे क्या करेंगे, हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद में हम प्रश्न लिखेंगे वो ब्लूप्रिंट पर आधारित ही, और फिर हम क्या करेंगे, प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने सेकंड वाला रूपरेखा बनाई थी, फिर हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया था, फिर हमने प्रश्न लिखा था और फिर हमने प्रश्न पत्र का संपादन किया। तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस फसल को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस फसल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन नंबर बी, गणना और अनुमान। ऑप्शन नंबर सी, माप के अनुसार। फसल नहीं होगा, कौशल होगा फ्रेंड्स वो। ठीक है, फसल नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर कौशल होगा। ओके, थोड़ा सा ये किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्रांकन से पढ़ाएंगे तो शिक्षार्थियों में किस तरीके का कौशल विकसित होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि मानचित्र के लिए यानी कि मैप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो दिशा दूरी का ज्ञान होता है। ठीक है, दिशा दूरी का, स्थिति का ज्ञान अगर हमें है तो हम मैप पढ़ना बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्रांकन
अगर हम पढ़ाएंगे तो उनमें सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, ऑप्शन नंबर बी मास्टरी लर्निंग पर, ऑप्शन नंबर सी विस्तारित अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना पर, और ऑप्शन नंबर डी समय का सदुपयोग। तो यहाँ पर जो होगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना पर। ठीक है, तो ईवीएस में हम ऐसा गृह कार्य बच्चों को दें जो उसका अधिगम भी बढ़ाए और उसमें एक चुनौती भी होना चाहिए बच्चों के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ठीक है, कक्षा फोर्थ की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्रियों को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कह रही है कि वो जो अपना कार्यपत्रक है, अवलोकन, रिपोर्ट है और सत्र में एकत्रित की गई जो भी सामग्री है उसे क्या करे, एक फोल्डर में डाल दे, तो उस फोल्डर को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, उसकी जो भी उपलब्धि होती है, उसका जो अवलोकन होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ रखते हैं? पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दत्त कार्य यानी कि जो हमारा गृह कार्य होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो वैसे ही हो जाएगा दत्त कार्य में। और घटना वृत्तांत यानी कि ये आ जाएगा अपना एनेक्डोटल। तो एनेक्डोटल को स्पेशल घटना के लिए लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ओरल, वो भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26 इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर ए किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी पार्कहर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर डी वाशबर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट मेथड के कौन है? ये जन्मदाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के है। और अगर हम देखें तो पार्कहर्स्ट जी ने जो दी है वो दी है हेलेन पार्कहर्स्ट, इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो मेथड दी है वो दी हुई है डाल्टन मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड? डाल्टन मेथड। तो आप प्लीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन मेथड दी है। और आर्मस्ट्रांग ने क्या दिया हुआ है? आर्मस्ट्रांग जी ने जो विधि दी हुई है वो दी हुई है इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड? ह्यूरिस्टिक मेथड। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक मेथड दी हुई है आर्मस्ट्रांग ने और वाशबर्न ने दी हुई है विनेटिका मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड दी हुई है? विनेटिका मेथड दी हुई है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि किलपैट्रिक जी की है प्रोजेक्ट मेथड, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट की है डाल्टन मेथड, और आर्मस्ट्रांग की है ह्यूरिस्टिक मेथड, और वाशबर्न की है विनेटिका विधि। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी विधि है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर बी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी संश्लेषण विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा आगमन विधि। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगमन विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? विशिष्ट होते हैं जो उदाहरण, यानी कि उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? सिद्धांत निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? सिद्धांत या नियम जो भी होते हैं वो निकालते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या किए जाते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले नियम बता दिए जाते हैं, मतलब सबसे पहले नियम या सिद्धांत बता देंगे और फिर हम क्या निकालेंगे? उदाहरण निकालेंगे। तो ये होती है हमारे विशिष्ट से सामान्य की ओर और ये होती है सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, ये होती है हमारी मूर्त से अमूर्त की ओर और ये होती है हमारी अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी।
ओके, प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये हमारा प्रश्न नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा वो हमें बताना चाहिए कैसी होना चाहिए करके। ऑप्शन नंबर ए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। तकनीकी और औपचारिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। और ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया था परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भाषा है ना फ्रेंड्स, वो कैसी होना चाहिए, बिल्कुल जो दिन प्रतिदिन की भाषा है। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन की भाषा है ना कि अनौपचारिक भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं, पर जैसे कहना चाहिए कि जो हम साधारण रूप से जो हम बातचीत में जो उपयोग करते हैं वो भाषा ली गई है हमारे पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में। ठीक है, और परिभाषाओं पर बल तो देना नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। ठीक है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन। ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथालय। ऑप्शन नंबर सी, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन क्या रहेगा वो हमें बताना है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि अगर विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन करेंगे तो भी वो संसाधन ही होंगे। ग्रंथालय भी एक प्रकार का संसाधन है, सर्वे और प्रोजेक्ट निर्माण भी एक प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर जो होगा आंसर वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, बात करेंगे सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सच है ये तो। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, ये भी बिल्कुल सच है। हमें नहीं है वाला बोलना है, मतलब नहीं है वाला ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत है मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट को अपने में समाये हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑलरेडी राइट, परंतु ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट नहीं है, मतलब गलत है वो। ठीक है, क्योंकि परिभाषाओं और वर्णन पर अधिक बल नहीं देता है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर, यानी कि ये आंसर में राइट होगा बट स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्लीज़ आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी मतलब 3 घंटे वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी से 3 घंटे वाला प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जिस प्रकार से हम पेपर में बैठते वैसे ही आप पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट जो आपके आ रहे हैं वो सॉल्व करके देखिए, इससे आप लोगों की पेपर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल पर, और हम लोग आप लोगों के साथ में हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।